प्रिय विद्यार्थियों, हम लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि लोकतंत्र की समीक्षा में कुछ विद्वान तो कहते हैं कि यह अयोग्यता का शासन है और कुछ ये कहते हैं कि यह सर्वोत्तम शासन है। लोकतंत्र की समीक्षा के जो है लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, इस पर हमने चर्चा की। आज हम देखते हैं कि इसमें लोगों कुछ किस तरह से लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन है, यानी लोकतंत्र जो है वो अयोग्यता के शासन नहीं है। और निम्न बातों के कारण जो है कुछ बातें हैं जो लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता, जिसमें हम पहला देखते हैं कि सामान्य जनता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और साधारण ज्ञान से संपन्न होती है ना। तो लोकतंत्र के आलोचकों द्वारा जनता जो है सामान्य जनता की सुस्त, उदासीन, अशिक्षित, स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति पर बल देते हुए लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा गया है। लेकिन सामान्य जनता के संबंध में यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। अपनी बौद्धिक सीमाओं के बावजूद उसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान और चतुराई होती है, जिसके आधार पर वे इस बात को सही रूप में निर्णय कर सकते हैं कि उनके द्वारा किन व्यक्तियों के द्वारा अपना नेता चुना जाना चाहिए। यानी सामान्य जन में अपना जो सामान्य ज्ञान के आधार पर उनमें इतनी समझ है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो ये जानते हैं कि उन्हें किसे नेता चुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधारण जनता सरल, ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण वाली होती है। मैजेनी, लिंकन, लिन युतांग और महात्मा गांधी जैसे विश्व प्रसिद्ध नायकों के द्वारा जनता के इन्हीं गुणों में विश्वास किया गया है। लिंकन ने इस विश्वास के आधार पर ही कहा है कि सभी मनुष्यों में कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है कि लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासन विशेषज्ञों के द्वारा ही होता है ना। यानी लोकतंत्र में वोट बैंक जो हैं, चाहे साधारण जनता होती हैं और भी लोग होते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र में वास्तविक जो प्रशासन का कार्य जो है वो स्थायी रूप से नियुक्त विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाता है। जनता या उसके प्रतिनिधि तो केवल इस बात का निर्णय करते हैं कि शासन के कार्य के अंतर्गत क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है। यह बात विशेषज्ञों पर छोड़ जाती है ना। तो जनता प्रशासन के उद्देश्य निश्चित करती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य विशेषज्ञ करते हैं। नेक्स्ट है अपना बुद्धिमती व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव है ना। प्रजातंत्र यद्यपि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एकमात्र की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिकों को विचारों का आदान प्रदान की सुविधा होती है और इसके आधार पर समाज के योग्य व्यक्ति समाज के कम योग्य व्यक्तियों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति अधिक प्रभाव प्राप्त कर प्रजातंत्र को योग्यता के शासन का रूप प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करना संभव है ना। लोकतंत्र में योग्य व्यक्तियों की सेवाएं ली जा सकती है, इस आधार पर इसे अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता। योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति चुनाव लड़ते ही हैं। इसके अतिरिक्त यदि वे चुनाव न भी लड़ना चाहें तो संसदीय व्यवस्था वाले देशों में उन्हें द्वितीय सदन की सदस्यता प्रदान करके तथा अध्यक्षीय व्यवस्था वाले देशों में उन्हें मंत्री प्रदान करके उनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? जैसे हमारे यहाँ पे जो है राज्यसभा में है, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य जो है मनोनयन कर सकता है ना। साहित्य कुल 14 करता है, जिनमें 12 तो वो करता है साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में जिन लोगों का विशेष योगदान होता है उनको वह लोकतंत्र में जो है जगह दी जा सकती है। तो इस तरह से मनोनयन के द्वारा भी योग्य व्यक्तियों को संसद तक लाया जा सकता है। और हमारे जो है देश में तो आपने देखा होगा कि जो इंदिरा गांधी जी हैं और भी कई नेता हैं जिन्होंने जो है राज्यसभा की सदस्यता से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यदि योग्य लगता है और तो उसकी सेवाएं ली जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो योग्य व्यक्ति चुनावों से दूर रहते हैं तो वो राजनीति में अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। उनके मनोनयन के द्वारा भी उनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में कहीं पर अयोग्यता के शासन की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, तो उचित प्रकार की शिक्षा के प्रसार के द्वारा प्रजातंत्र की इस बुराई को दूर किया जा सकता है। उनको अधिक अच्छे से प्रकार समझने की शक्ति प्रदान दी जा सकती है और उनके बौद्धिक क्षितिज का विकास किया जा सकता है।
अनेक पश्चिमी देशों में सुनियोजित शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा अशिक्षा की समस्या को लगभग समाप्त कर दिया गया है और नागरिकता के उच्चतम स्तर की स्थापना की गई है। वस्तुतः प्रजातंत्र की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम शिक्षा और राजनीतिक जागृति का उदय और विकास ही होता है। तो इस प्रकार जो है लोकतंत्र को केवल अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता है। दूसरा जो है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। यदि लोकतंत्र विरोधियों द्वारा इसे अयोग्यता का शासन कहा गया है तो दूसरी ओर इसके समर्थक इसे सर्वोत्तम शासन की संज्ञा प्रदान करते हैं, है ना। सर्वोत्तम शासन यद्यपि कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है, इस संबंध में पर्याप्त भेद है, लेकिन फिर भी सामान्य धारणा है और अनुभव के आधार पर सर्वोत्तम शासन के कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं। यानी जो श्रेष्ठ शासन होता है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा में आस्था रखता है ना, व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के अवसर देता है और जनमत के अनुसार ही कार्य करता है ना, कार्यकुशल और स्थायित्व के गुणों से युक्त होता है, सामान्य काल और संकट काल दोनों में ही पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध होता है ना, नागरिकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, यह संगठन की दृष्टि से सरल होता है, साम्राज्यवाद तथा युद्ध का विरोधी होता है, विश्व शांति की आस्था रखने वाला होता है ना, समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी रहता है। तो इनमें से कुछ ही कम या अधिक लोकतंत्रीय शासन, ये गुण जो हैं वो लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, है ना। यद्यपि लोकतंत्र का संगठन अपेक्षाकृत जटिल होता है, लेकिन यह जटिलता ऐसी नहीं है जिसे समझा ना जा सके। लोकतंत्रीय शासन को अपनाने के कुछ वर्षों बाद तो लोकतंत्रीय व्यवस्था सरल और अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है। इसी प्रकार यद्यपि लोकतंत्र में अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अस्थायित्व पाया जाता है, लेकिन यह इस दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि शासन में पूर्ण स्थायित्व जड़ता और निकृष्टता को ही जन्म देता है। लोकतंत्र का अपेक्षाक्रम कम स्थायित्व भी इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि शासन में होने वाले समस्त परिवर्तन लोकमत के अनुसार ही होते हैं। इतना अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी नहीं होता है ना, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया वर्तमान में बहुत खर्चीली और लंबी होती जा रही है। तो ये इसका एक अवगुण हो सकता है, लेकिन इसमें और भी जो नागरिकों का नैतिक विकास, स्वतंत्रता, समानता के अवसर मौजूद हैं, है ना। लोकतंत्र शासक और शासित में जैसा संपर्क और सहयोग स्थापित करता है वैसा अन्य किसी भी शासन में संभव नहीं है। और वर्तमान समय में मान्य विचार है कि शासन प्रणाली की श्रेष्ठता का निश्चय प्रशासनिक कुशलता अथवा भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में नहीं, वरन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि एक विशेष शासन व्यवस्था का मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से सर्वाधिक श्रेष्ठ शासन है ना। तो इस प्रकार हमने जो है लोकतंत्र के दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया, है ना। और यदि किसी देश में अज्ञान, शिक्षा और अत्यधिक निर्धनता के कारण लोकतंत्र ने अयोग्यता का शासन का रूप प्राप्त किया है, तो यही कहा जाना चाहिए कि वह अपवाद स्थिति है जिसे शिक्षा के प्रचार और आर्थिक समानता के आधार पर दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के गुण उसके अपने हैं, लेकिन दोष बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है ना। तो सार्थ हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहे जाने के स्थान पर इसे सर्वोत्तम शासन ही कहा जा सकता है, और लोकतंत्र की इस चेष्टा के कारण ही समस्त विश्व इसको अपनाने की निरंतर चेष्टा में संलग्न है। तो हमने दोनों ही पक्षों पर विचार विश्लेषण किया। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है और लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है, और निष्कर्ष रूप में यही निकला कि यद्यपि लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन मानवीय व्यक्तित्व के विकास, उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं, है ना। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के जिन दोषों का उल्लेख किया गया है, वास्तव में ये जो दोष लोकतंत्र शासन के नहीं हैं, वह उन व्यक्तियों और प्रवृत्तियों के हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्रीय शासन में प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्रीय शासन एक प्रकार से प्रजा तथा राजा के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए इस शासन व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग अपनाकर मानव व्यवहार को सुधारना है। इसके अतिरिक्त ऐसे वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपनी बुद्धि का सार्वजनिक हित में प्रयोग कर सके, है ना। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ परिस्थितियां आवश्यक है जिन पर हम अब चर्चा करते हैं। पहला है कि नागरिकों का नैतिक उच्च जो है
नागरिकों का नैतिक उत्थान, है ना। हर्निशा ने लिखा है कि लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का रूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है। इसका तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित होता है। नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च व ईमानदार होना चाहिए। उसमें परमार्थ एवं कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का दबाव या लोभ के वशीभूत होकर प्रयोग करते हैं या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोकतंत्रीय शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और वर्तमान समय में लोकतंत्र का एक बड़ा दोष शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कहा जा सकता है, जिसे नैतिकता के उत्थान पर ही दूर किया जा सकता है। लाविल ने ठीक ही लिखा है कि जनप्रिय सरकारें उस समय तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि राह चलते साधारण नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता और भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। दूसरा है शिक्षित एवं जागरूक जनता, है ना। लोकतंत्रीय शासन जनमत पर आधारित शासन होता है, अतः जनता का शिक्षित और जागरूक होना लोकतंत्र की सफलता का सबसे प्रमुख जो है पहलू है ना। ये ठीक ही कहा गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी सहज बुद्धि होनी चाहिए कि बुद्धिमत्ता से देश की आवश्यकताएं समझ सके, प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके और अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन कर सके। सहज बुद्धि एवं स्वतंत्र विवेक शक्ति संपन्न नागरिक ही लोकतंत्र के आधार बन सकते हैं। तीसरा है आर्थिक समानता, है ना। तो समानता की घोषणा कर देने मात्र से ही राजनीतिक समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता एक पूर्व आवश्यकता है। कोल के शब्दों में कहा जा सकता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। एक निर्धन व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान, शक्ति और नैतिकता रोटी तक सीमित हो जाती है। उसमें आत्मविश्वास नहीं होता और आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन वर्ग धनिक वर्ग के अनुचित प्रभाव में आ जाता है। निर्धन व्यक्ति या तो राजनीति में रुचि ही नहीं लेता और यदि लेता है तो वह शीघ्र ही वर्ग संघर्ष की भावना के वशीभूत हो जाता है। हॉब्सन ने ठीक ही कहा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। तो इस प्रकार प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता एक अनिवार्य आवश्यकता है। आर्थिक समानता का जो तात्पर्य है पुरस्कार और वेतन की जो है आर्थिक समानता का तात्पर्य समान वेतन या पुरस्कार नहीं है, वरन इसका तात्पर्य यही है कि धन संबंधी असमानता को अधिक से अधिक संभव सीमा तक दूर किया जाए और सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा और अर्थ संबंधी न्यूनतम प्राप्ति होनी चाहिए। यानी सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति धन के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सके। इस तरह की आर्थिक समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताएं, है ना। लोकतंत्र शासन में विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता से है। लोकतंत्रीय शासन में लोकमत ही शासक को मर्यादा और नियंत्रण में रख सकता है, अतः लोकमत के विकास हेतु आवश्यक स्वस्थ वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं। सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा सरकार के रूप, अपने अधिकार और कर्तव्यों का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा जनता के अधिकारों का रक्षक अच्छा होता है, अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान आवश्यक है और श्रेष्ठ प्रजातांत्रिक परंपराओं का पालन भी आवश्यक है। इंग्लैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को ही है। ब्रिटेन में विरोधी राजनीतिक दल को सम्मान, दल बदल करने पर पदत्याग और छाया मंत्रिमंडल के रूप में अनेक श्रेष्ठ परंपराएं विद्यमान हैं, है ना। कैसे कि विरोधी दल को सम्मान, है ना, तो विरोधी दल वालों को भी सरकार में सम्मिलित करना, छाया मंत्रिमंडल यानी जो विपक्ष के द्वारा जो है अपना मंत्रिमंडल निर्माण करना। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये जो है स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं कही जा सकती हैं।
नेक्स्ट है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, है ना। तो ये हम सभी जानते हैं कि जिस समाज में धर्म, जाति, रंग, संप्रदाय आदि का भेदभाव कम होगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है, वही जो है समाज व्यवस्था लोकतंत्र, उसी समाज व्यवस्था में लोकतंत्र श्रेष्ठ रूप में कार्य कर सकता है। सातवां है समाज में एकता की भावना। लोकतंत्री शासन की सफलता के लिए जनता में आधारभूत एकता की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वे पारस्परिक सहयोग के आधार पर सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सकें। जिस समाज में जनता भाषा, जाति, प्रांतों के भेदों को बहुत अधिक महत्व देती है, उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। आठवां है स्थानीय स्वशासन, है ना। तो अल्फ्रेड स्मिथ ने ठीक ही लिखा है, प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका दूसरा नाम ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों दोनों को ही सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन ही है। स्थानीय स्वशासन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें शासन शक्ति का जो है प्रवाह ऊपर से नीचे तक चलता है ना, अधीनस्थ निकायों में रहता है, इसलिए निरंकुशता की संभावना कम होती है और आम जनता को शासन में भागीदारी के अधिकतम अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, है ना। लोकतंत्र किससे चलता है? राजनीतिक दलों से। इसलिए राजनीतिक गठों का जो है गठन जो है धर्म, जाति, भाषा या प्रांतीय आधारों पर नहीं, वरन जो है इनके जो गठन है वो मूलभूत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर होना चाहिए और ये राजनीतिक दल अच्छे प्रकार से संगठित होने चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन भी होना चाहिए, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल मनमानी करने का साहस न करे। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रजातंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण उन देशों के स्वस्थ सुदृढ़ राजनीतिक दल ही है ना। क्योंकि प्रतिनिधियात्मक शासन में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और ये जो प्रतिनिधन प्रजातंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही कार्य करता है। तो इसलिए राजनीतिक दलों का स्वस्थ और सुदृढ़ होना आवश्यक है। नेक्स्ट है न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत। लोकतंत्र का अर्थ परस्पर विचार, विमर्श या परामर्श के द्वारा शासन है और व्यवहार में इस शासन के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन बहुमत को मनमानी करने के स्थान पर सदैव न्यायप्रियता का परिचय देना चाहिए, जिससे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार की संज्ञा न दी जा सके। अल्पमत वर्ग में भी संविधान और विधियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व भी नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्र के नेताओं में उचित निर्णय शक्ति, साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट प्रारंभिक शक्ति व चारित्रिक गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि इन शुद्ध गुणों वाले नेताओं के हाथ में राज्य की बागडोर हो तो प्रजातंत्र अवश्य ही सफल होगा। जनता को इन नेताओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसे नायक पूजा और चापलूसी से अलग रहना चाहिए। विश्व शांति की स्थापना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति अपना ली जाती है। और लास्ट है योग्य एवं निष्पक्ष नागरिक सेवाएं, है ना। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि केवल नीति निर्माण का कार्य करते हैं और इस नीति को क्रियान्वित करने का कार्य नागरिक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। यदि नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल और होंगे तो प्रशासनिक कुशलता रहती है और श्रेष्ठ शासन संभव हो पाता है। वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं आवश्यक हैं, है ना। तो इसलिए आज हम कह सकते हैं कि जो यदि ये सब बातें किसी लोकतंत्र में पूरी हो जाती हैं तो वह लोकतंत्र जो है प्राणवायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को हिला नहीं पाएंगे, है ना। किंतु यदि ये बातें पूरी नहीं होंगी तो लोकतंत्र शक्तिशाली पांव कीचड़ में धंस जाएंगे। कहने का आशय यह है कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है या कैसा है, ये दोष लोकतंत्र के नहीं हैं, ये उन परिस्थितियों के हैं, उस शासन में विद्यमान व्यक्तियों के एवं प्रवृत्तियों के हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि
ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हो जिसमें हमारी शासन प्रणाली अच्छे से हो, नागरिकों का चारित्रिक विकास हो, स्वतंत्रता समानता के अधिकार हो, समाज में एकता हो, है ना, और यही नहीं देश समाज और राष्ट्र में शांति की जो है व्यवस्था हो। तो इस प्रकार की जो सफल जो है परिस्थितियों में लोकतंत्र अवश्य ही फलीभूत होगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।